नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट मिल नहीं रही है। एक मौका मिला था लेकिन नेहरू जी ने वो मौका गवा दिया था। लेकिन अगर भारत की इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो हर प्लेटफॉर्म में भारत शामिल है। ब्रिक्स हो, चाहे एससीओ हो या G21 हो, G7 हो, गेस्ट के तौर पर भारत को वहां बुलाया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि यूएन में परमानेंट सीट भारत को मिलनी ही चाहिए, तभी यूएन में रिफॉर्म्स की बात हो सकती है, जिसकी वकालत भारत हमेशा से करता आया है? देखिए, भारत हर जगह अगर देखा जाए कहीं भी ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात होती है, भारत सबसे पहले पहुंचता है। इवन टर्की जो भारत का दुश्मन है, वहां पे भी जब अर्थक्वेक आया था, भारत वाज द फर्स्ट नेशन टू सेंड द एड। उसके अलावा भारत अपनी फोर्सेस भी भेजता है जब भी यूनाइटेड नेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, भले वो सूडान में हो या किधर भी हो। और ये भी देखिए, भारत को जैसे आपने बताया सब जगह बुलाया जाता है, G7 में बुलाया जाता है, G20 में बुलाया जाता है, ब्रिक्स में बुलाया जाता है, स्को में बुलाया जाता है, आरसेप में बुलाया जाता है, आसियान में बुलाया जाता है। मतलब ऐसी ऐसी फॉर्मेशन है, सब जगह भारत वहां पे रहता है। ग्लोबल प्रेजेंस है भारत का। इट इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन द अर्थ, मतलब 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे पास है। और भारत आज फोर्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन परचेजिंग पैरिटी टर्म्स। तो बताया जाता है कि 2038 तक हम अमेरिका को भी मात कर देंगे। भारत का प्रेजेंस सब जगह है, भले ही आज हम 4 ट्रिलियन मतलब लोग बोलते हैं, बट डेफिनेटली कहीं भी देखा जाए, इवन G7 में भी कनाडा को बुलाना पड़ा, लास्ट मोमेंट पे बुलाना पड़ा। और अब देखिए, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने मोदी जी को फोन करके बोला है कि हम अपनी जो पार्टनरशिप है, मिलिट्री पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल देते हैं। फ्रांस ने बोला है कि अगले साल हम G7 के प्रेसिडेंसी मेरे पास है, आप ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी आपके पास है, हम दोनों वर्क करते हैं। ये आप सोचिए, G7 जो है वेस्टर्न ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है, और ये जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है भारत के पास है। भारत के साथ फ्रांस बात करने को तैयार है। ये कभी नहीं हुआ है आज तक, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। सब लोग बोल रहे थे कि अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर और ये जो नया ब्रिक्स फॉर्मेशन है, वहां पे कभी भी तालमेल नहीं हो सकता, पर बातचीत चालू हो चुकी है। कल जर्मनी के जो डेप्यूटी एनवॉय है इंडिया में, उन्होंने भी बोला है कि भारत के साथ जो हो रहा है, अमेरिका जो कर रहा है, इट इज अननेसेसरी, मतलब जरूरी नहीं है ट्रेड का इतने सारे टैरिफ लगाने की। देखिए अंजू जी, अब भारत ने क्या किया, जर्मनी के साथ 70,000 करोड़ की हमने सबमरीन डील साइन की है। जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और ऐसी पॉलिसीज अगर सब लोग सैंक्शंस लगाते रहेंगे तो उसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उससे फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी जर्मनी के अंदर जो उस रशिया से वो जो गैस लेता था नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से, उसको उड़ा दी गई। और अब जर्मन इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है, उसको भारत चाहिए। अब बात हो रही है कि ईयू के अंदर जर्मनी हेड है, ईयू भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के मूड में है, और जो पहले बातचीत 3 महीने में होती थी उसको 1 मंथ में कर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात है। और हम अभी जब हमारा FTA उधर साइन होगा, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, भारत के अंदर ट्रेड बढ़ेगा। सेकेंड, जापान जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसके साथ कुछ महीनों पहले हमने 64,000 करोड़ की डिफेंस डील साइन की थी, 26 रफाल प्लेन के लिए। आगे अभी हमने 61,000 करोड़ हमने खर्चा किया है और हमारा जो फाइटर जेट इंजन है एमकार के लिए, उसके ऊपर भी हमने फ्रांस के साथ करार किया है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ कंपोनेंट लेवल ट्रांसफर जो होगा, कंपोनेंट लेवल प्रोडक्शन जो होगा, वो भारत में होगा। और IPR राइट्स भी दिया जाएगा ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सके। और फ्रांस की जो कंपनी है साफरान, उसने अपना MRO फैसिलिटी हैदराबाद में बनाया है और उसको भी एक्सपेंड करने वाला है। फ्रांस की जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, जो अभी रफाल जेट्स बना रहा है, उसने जेवर एयरपोर्ट के पास उसने जमीन लेके रखी है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा जो फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है वो निकाल चुका है, जिसमें 114 जेट देने की बात की जा रही है। फ्रांस उसमें अंदर भी इंटरेस्टेड है। जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ डसॉल्ट ने भारत के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो आप देख लीजिए। देखिए थोड़े दिन पहले ऐसे भी हुआ था, अमेरिका और बाकी यूरोपियन नेशंस ने यूरोप के अंदर एक तरह से मिलिट्री
मिलिट्री एक तरह से एक्सरसाइज की थी, जिसके अंदर रफाल के जेट्स, यूरो टाइफून जेट्स, F-35 आए थे। रफाल जो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसने F-35 को लॉक कर दिया था। मतलब आप समझ लीजिए वो डॉग फाइट में अगर वो रियल मिसाइल होती तो F-35 खत्म हो जाता। तो इससे मालूम पड़ता है कि 4.5 जनरेशन वाला रफाल 5th जनरेशन जो F-35 से भी बढ़िया है। और इसी अमेरिका ने रफाल के अगेंस्ट एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी भ्रांतियां फैलाई, इतना रूमर्स फैलाया कि हमने इतने रफाल तोड़ दिए, और पाकिस्तान ने तो बोले कि हमने 40 रफाल उड़ा दिए, जबकि भारत ने 36 खरीदे थे। ये सब चीज चल रहा है। तो मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ कि देखिए फ्रांस आपके साथ है, जर्मनी आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालूम, पर आगे उसको आना भी है। फिर हमारा जो रिलेशनशिप है इसराइल, इसराइल के साथ हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव होता जा रहा है। तो ओनली कंट्री जिसने हमारा साथ ऑपरेशन सिंदूर में खुल के लिया वो इसराइल था। इसराइल ने अपनी टेक्निकल टीम भेजी थी पहलगाम होने के बाद इमीडिएटली उसको डिसीवर करने के लिए। इसराइल की जो मिसाइल्स है, रैम्पेज मिसाइल्स हो, भले ही उनका बराक डिफेंस सिस्टम हो, और ये सब चीजों उनकी जो मिसाइल्स है वो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कारगर आई थी। और इसराइल भारत को सपोर्ट भी करता है और हर इंटरनेशनल स्टेज पे वो भारत के साथ खड़ा भी हुआ है। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो फर्स्ट न्यूक्लियर वो फैसिलिटीज बना रहे थे 1978 और 1980 में खटुआ में, उसको भी बम्बार्ड करने के लिए रेडी था, पर वो भारत के जो मोरारजी देसाई है उन्होंने एक पूरा जो सीक्रेट है वो शेयर कर दिया पाकिस्तान के पीएम के साथ। तो इसराइल हमारा एक इम्पोर्टेंट एक तरह से दोस्त बन के आ रहा है, और उसको भी मालूम है भारत के साथ रहने में फायदा भी है, क्योंकि भारत से उसने क्या किया, अभी पैलेस्टीनियंस को वो एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, भारत से लेबर फोर्स मंगा रहा है। तो एक तरह से आप ये देखिए कि भारत के जब लोग उधर जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है। तो ये चीज हो गया है। थर्ड जो कंट्री जो मेरे को लग रहा है जो भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में आ सकता है वो है जापान। देखिए मोदी जी अभी कल जापान जा रहे हैं, जापान के अंदर वो वहां पे बात करने वाले सेमीकंडक्टर्स की, क्लीन एनर्जी की, फिर बाद में डिफेंस के बारे में बात करने वाले हैं, मराइन कॉर्पोरेशन की बात करने वाले हैं। जापान ने बोल दिया कि वो भारत के अंदर $70 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अभी जो जापान ने रशिया के साथ जो डील लिया है सकलेन ऑयल फील्ड में, उसकी भी एक तरह से भारत ने डीलिंग कराई है। और ये देखिए जापान के साथ हम लोग क्वाड की भी बात करने वाले हैं, हम आगे बताने वाले हैं कि इस फॉर्मेशन को रखे नहीं रखे, अमेरिका को भरोसा रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते। देखिए पुराने जो जापानीज पीएम थे जो जिनको मार दिया गया था, वो उन्होंने इस क्वाड की फॉर्मेशन की थी क्योंकि उनको अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है। आज आप ये देख रहे हैं कि जापान वही स्थिति में आ गया कि वो इंडिया से बातचीत करना चालू कर रहा है। अभी यहाँ तक बात हो रही है कि जापान और इंडिया मिलके कुछ डिफेंस पार्टनरशिप्स भी करेंगे और जापानीज टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। और फिर उमेश जी जापान के साथ भारत को दोस्ती बढ़ानी भी पड़ेगी, तभी तो चेक रहेगा चाइना पर। आज की तारीख में चाइना जो बहुत भारत पर मेहरबान होता जा रहा है, अमेरिका के खिलाफ भारत के पक्ष में स्टेटमेंट दे रहा है, एससीओ का समिट होने वाला है, पीएम मोदी वहां जा रहे हैं, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और चाइना को काबू में रखने के लिए भारत की जापान के साथ दोस्ती बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि चाइना और जापान के बीच क्या इक्वेशन है। डेफिनेटली इसकी के लिए हम अपना जापान के साथ भी अपना रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि जो एक और एक कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशंस अभी इंप्रूव हुए हैं वो है ग्रीस और साइप्रस। अभी ग्रीस के अंदर हम जो आईमेक का जो क्लोजिंग जो रहेगा वो ग्रीस के पोर्ट पे रहने वाला है, और कहीं ना कहीं ग्रीस हमारे से वेपन सिस्टम्स लेने के लिए भी इंटरेस्टेड है। हमने रफाल लिया तो ग्रीस ने भी रफाल लिया है, यूएई ने भी रफाल लिया है। तो इसका मतलब ये है कि भारत एक तरह से जो फाइटर जेट्स यूज करने वाला है, रफाल क्लब फॉर्म करने वाला है, जिसके अंदर जो जेट्स रहेंगे जो रफाल यूज करते हैं वो सब मिला के एक फॉर्मेशन रखेंगे, वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज भी शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि कॉमन वेपन सिस्टम यूज करने के बावजूद भी अब ग्रीस के साथ हमारे रिश्ते बढ़ने वाले हैं। सेकेंड जो ग्रीस हमारे साथ क्यों आएगा, क्योंकि उसका लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है टर्की की। टर्की इसके लिए है क्योंकि टर्की का पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान को। ग्रीस और साइप्रस का टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है टर्की के साथ। फिर मेरा एक और एक चीज मानना है, जो कंट्री आ सकता है आर्मीनिया है। आर्मीनिया आज भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जिसने हमारा जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है,
और भी बहुत सारे वेपन सिस्टम जो यूज कर रहा है, क्योंकि उसको अजरबैजान से खतरा है। और भारत के जो वेपन्स है उन्होंने अजरबैजान के नाक में दम कर दिया है। इसके कारण आप देख रहे हैं कि आर्मीनिया के साथ भी हमारा एक तरह से जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता जा रहा है। फिर और आप ये देखिए, उमेश जी, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आप बता रहे हैं कि जिसमें हर जगह भारत सेंटर में है, क्या यही सारी चीजें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को डरा रही हैं, अमेरिका को डरा रही हैं कि भारत का रुतबा बढ़ रहा है, हर जगह पीएम मोदी की बात हो रही है, इसीलिए अब ये यूक्रेन और रशिया के वॉर को मोदी वॉर बता रहे हैं? मैं वहीं पे आ रहा था एक्चुअली। अब देखिए, जब 2 साल पहले भारत ने G20 होस्ट किया, अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने इंक्लूड किया, तो कहीं ना कहीं द एंटायर अफ्रीकन यूनियन भारत का मुरीद हो चुका है। अब भारत वहां पे नमीबिया जाते हैं, गाना जाते हैं, वहां के लोग हमारे से रॉ मटेरियल देने को तैयार है, हमसे फिनिश गुड लेने को तैयार है। ये चीज बात हो रही है, भारत म्यूचुअली इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और एक चीज है, जैसे आपने बताया G7 के अंदर भी मोदी जी को बुलाना पड़ा, कनाडा नहीं चाहता था। पर आप ये देखिए, जब मोदी जी आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप उधर से भाग गया और मोदी जी को अपनी कंट्री में बुला रहा था, मोदी जी ने मना कर दिया, बोला कि मेरा क्रोएशिया जाना जरूरी है। तो ये चीज बताता है कि भारत अपना अपना खुद का सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। अब वो सोचिए, अब तो सबसे बड़ी बात देखिए, स्को के अंदर भारत को बुलाया जा रहा है और जी जिनपिंग खुद पर्सनली मोदी जी को रिसीव करने आएंगे। अब आप देखिए, जो चाइना हमसे हमेशा खार खाया रहता था, हमको पाकिस्तान के साथ कैटेगरी में रखता था, वहां पे चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया बोलते हैं कि इंडिया एंड चाइना आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इंडिया और चाइना, तो जो 2.8 बिलियन पीपल है, वो एशिया के ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है। और उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका आपसे अगर सामान नहीं लेता तो आप चाइना भेज दीजिए। चाइना ने यहां तक बोल दिया कि हम आपकी कमोडिटी लेने को तैयार हैं। 2026 में ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी भारत पे आएगी, चाइना उसको भी सपोर्ट करेगा। स्को की समिट में बात हो रही है कि शायद इंडिया जो चाइनीज एप्स के ऊपर बैन था उसको रिवोक कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम इंडिया और चाइना युआन रूपी ट्रेड सेटलमेंट की भी बात कर सकते हैं, डॉलर को खत्म करके। फिर ये भी हो सकता है कि अगर समझो हमें रशिया को पेमेंट करना है, तो हम कोई भी ब्रिक्स कंट्रीज का करेंसी यूज करके हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। जब भी समझ लीजिए भारत को रशिया के बाद रुपी ज्यादा हो जाता है और भारत के पास युआन पड़ा है, तो भारत युआन को यूज करके रशिया को पेमेंट कर देगा, दिरहम्स को यूज करेगा। तो इससे क्या है कि आप ये देखेंगे कि ट्रेड बढ़ेगा, डॉलर की हिजमनी खत्म होगी, हमें जो एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, कन्वर्शन चार्जेस, वो खत्म हो जाएगा, इससे बचत होगी। सेकेंड, डॉलर भले ही 100 रुपये पर पहुंच जाए, जब हम ट्रेड ही नहीं करेंगे तो हमारा तो ईजी हो जाएगा। तो एक तरह से डॉलर की बादशाहत भी खत्म होगी। इससे हम एक तरह से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और फिर मैं बोल रहा हूँ ग्लोबल साउथ एंड ईस्ट का। ग्लोबल साउथ और ईस्ट में ऐसा है कि भारत ने मोदी जी को 27 कंट्रीज ने हाईएस्ट अवार्ड दिया है। अभी जहां पे वो आपने देखा है कि 5 कंट्रीज गए थे, 5 कंट्रीज ने उनको अवार्ड दे दिया। ऐसा भी हो गया कि लोग सोचने लगे कि भैया कितना अवार्ड लेंगे मोदी जी, जबकि आपने ये देखा है कि वैक्सीन उन्होंने फ्री में दी है 110 कंट्रीज को। अच्छा, ये देखिए अफगानिस्तान, जो तालिबान रेजिम भारत के अगेंस्ट होता था 4 साल पहले, मेरी पाकिस्तान हमको मजाक उड़ा के रखता था, वो अफगानिस्तान वो भारत का भी कयाद हो चुका है, क्योंकि हमने 2.5 लाख टन उधर वीट भेजे थे। अफगानिस्तान के अभी फॉरेन मिनिस्टर भारत आने वाले हैं और शायद अफगान एम्बेसी को यहाँ पे रीओपन किया जा सकता है। और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत ट्रेन कर रहा है। इससे भी ये सब गुडविल मेजर्स जो हो रहे हैं, अफगानिस्तान भी भारत के पक्ष में आ चुका है। ये सब चीज इसके लिए होती है क्योंकि लोगों के बीच में ट्रस्ट होता है। यही बात कल ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने किया है। पेनी वोंग ने ये बोला है कि भारत के ऊपर ट्रस्ट है, आपने क्या किया। और उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को सीधा बोला है कि आपके कारण इंडिया चाइना के पाले में जाके हो चुका है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो चुका है। देखिए अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे जो उनकी कमिटी है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है या उनके इकोनॉमिस्ट है, सब ने इसको क्रिटिसाइज किया है। और अब एक सबसे बड़ा तो हास्यास्पद ये बात हुआ है कि जब कुछ इंटरव्यू हुआ था तो एक अमेरिकन पत्रकार को पूछा गया था, तो उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को CHUTIYA बोल दिया था। मतलब लिटरली उन्होंने बोला है, आप सोचिए। तो मतलब
भारत के जो कस वर्ड्स है वो भी वेस्टर्न वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट है उनके यूज कर उनके लिंगो में आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत का राइजिंग इन्फ्लुएंस है। ये सब भले ही हास्यपद लगता है, बट इफ यू सी इसका मतलब क्या है कि इन लोगों का एंगेजमेंट हमारे साथ बहुत बढ़ चुका है और ये एक ऐसा हो चुका है कि हमको समझाने के लिए हमारे कस वर्ड्स यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे साथ हमारे जैसे बनना भी चाहते हैं। तो दिस ऑल थिंग्स शोज कि भारत अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें भारत कमांड कर रहा है और भारत ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हो रहा है। मतलब सबको साथ लेके चलने वाला है। जो मोदी जी का जो अभी है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इट इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया, ये ग्लोबल हो चुका है। नाउ भारत इज मेकिंग इट्स ओन वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें भारत अपने हिसाब से, अपनी ग्रोथ के हिसाब से और लोगों के जो कंट्रीज है उनकी भी ग्रोथ के हिसाब से चलने वाला है, जिसके कारण द होल वर्ल्ड विल बी ए वन फैमिली। यही वसुदेव कुटुंब का एक तरह से गेम प्लान है। मोदी जी का ऑब्जेक्टिव भी वही है। पर आप ये भी तो देखो ना कि जेलेंस्की को भी पीएम मोदी पर भरोसा है। अभी उनकी तरफ से कहा गया ना कि जेलेंस्की कभी भी भारत आ सकते हैं, और जेलेंस्की की स्टेटमेंट भी देखिए कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच वॉर खत्म होता है तो हो सकता है पीएम मोदी ही ये सब कुछ करवाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो यहाँ पर भी ठेंगा दिखा दी जेलेंस्की ने। उन्हीं का ही पाला हुआ जोकर है ना जेलेंस्की, लेकिन उसको भी डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं, पीएम मोदी पर भरोसा है। देखिए सबको मोदी पे भरोसा है। आप देखिए यूके हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। यूके में जो सरकार है वो प्रो पाकिस्तानी सरकार है, फिर भी वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रही है। कनाडा हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। ईयू हमसे फ्री ट्रेड की एग्रीमेंट की बात कर रहा है। रशिया लेड यूरोपियन एशिया यूरोपियन यूनियन करके एक है, वो भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। और वो रशिया लेड ईएयू के अंदर कौन है? आर्मीनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये सब मिलके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, सब भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसका मतलब क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है। 67% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इट इज बिलो द एज ऑफ 35। अभी आप समझ लीजिए 140 करोड़ की हमारी आबादी है, तो 67% बोलते हैं 100 करोड़ होता है। 100 करोड़ तो यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यूरोप की टोटल पॉपुलेशन 80 करोड़ है, हमारी यंग पॉपुलेशन ही 100 करोड़ है। अमेरिका का पॉपुलेशन 33 करोड़ है। रशिया की पॉपुलेशन 13 करोड़ है। फ्रांस और ये सब अगर आप देखेंगे, फ्रांस हो या यूके हो, सबकी पॉपुलेशन 6-6 करोड़ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत का जो ये मास है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। डाइवर्स सेट ऑफ रिलीजन्स के साथ हम रह रहे हैं, को एग्जिस्टेंस कर रहे हैं और मोदी जी इसको मैनेज कर रहे हैं डिस्पाइट सीआईए यहाँ पे रेजिम चेंज ऑपरेशन करा रहा है। और आप देखिए आज केजरीवाल ने नया शगुफा भी चालू कर दिया है और एक तरह से उन्होंने बोलना भी चालू कर दिया कि भारत जो कपास आ रहा है वो अमेरिका से, उसके ऊपर अपनी ड्यूटी हटा रहा है। पर जबकि ऐसा है कि कपास सब जगह से वो ड्यूटी हटा रहे हैं। अगर कल कपास अगर हम चाइना से भी मंगाना चाहेंगे तो उसके ऊपर भी ड्यूटी हट जाएगा, क्योंकि क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है। बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ है 25%। तो जो डिफरेंस हो रहा है 25% का डिफरेंस हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है अनवायबल होता जाएगा। इसके लिए उसको खत्म करने के लिए हमने अभी वो 11% रिलीफ दी है। ये एक रियल रीजन है। इसको एक तरह से लोगों के बीच में मोदी सरकार के अगेंस्ट एक तरह से भ्रामक जो जानकारी है डाल के लोगों के मन में द्वेष डालना है, ताकि देश के अंदर मोदी सरकार को हटाया जा सके, जैसे बांग्लादेश में लास्ट ईयर हुआ है। और ये राहुल गांधी कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये कहा जा रहा है केजरीवाल की तरफ से कि जो भारत के अंदर कपास उगाने वाले किसान हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। उनके कपास को कोई नहीं खरीदेगा अगर बाहर से इतने सस्ते में कपास आ रहा है। तो ये भ्रामक खबरें जो है इनको तो जनता के सामने ठीक तरीके से रखना पड़ेगा ना मोदी सरकार को, कि उन्होंने क्यों हटाया ये टैरिफ। क्योंकि टैरिफ को लेकर आप जानते हैं अमेरिका ने 50% कर दिया, उसको लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। उसके बीच में अगर आप कपास पर इस तरह से हटाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े होंगे ना। देखिए बात आपकी सही है, आपके इनपुट कम हो जाएंगे ना। अभी आप समझ लीजिए आपके देश में अगर कपास नहीं है, पैदावार इतनी नहीं है और डिमांड ज्यादा है, तो क्या करोगे? जब सब लोग एक ही जगह वो कपास लेने जाएंगे तो दाम बढ़ जाएगा। तो सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने वहां पे जो ड्यूटी लगाई थी 11%, वो हटाया है।
उससे क्या होगा कि कपास जो है सस्ता ही रहेगा और ज्यादा फायदा मिलेगा। डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स है कॉटन के, उनको भी अपना दाम कम करना पड़ेगा ताकि हमारी जो फिनिश इंडस्ट्रीज है उनको फायदा मिले और वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके। और इस टाइम पे जब टैरिफ लगे हुए हैं, अमेरिका मेरे पे टैरिफ लगा के रखा है, मोदी सरकार ने 40 देशों के साथ बातचीत कर दी है कि वो जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हम अमेरिका को करते थे, हम उनको ना करके दूसरे जगह करें, नए मार्केट्स तलाश रहे हैं। और उसके अंदर भी आप ये देखिए डेटा बता रहा है, 3 महीने का जो डेटा आया, अप्रैल टू जून का डेटा, चीन से हमारा जो एक्सपोर्ट्स है 20% बढ़ा है, जिसमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स 3 गुना बढ़ा है, दूसरा पेट्रोलियम गुड्स ट्वाइस बढ़ा है, और भी दो तीन सेक्टर्स में उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ आई है। उस समय तो चीन ने बोला भी नहीं था, अब तो चीन हमको सपोर्ट करने के लिए भी रेडी है। वो बोल रहा है कि हम आपसे गुड्स ले लेंगे, जबकि जो आपका ट्रेड डेफिसिट है हम कम कर देंगे। और रशिया ने भी बोल दिया है। इससे आप सोचिए कि सब लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला, वो भी भारत आने वाले हैं। और अब बात हो रही है कि शी जिनपिंग शायद नवंबर में आ सकते हैं और दिसंबर में पुतिन आ सकते हैं। जनवरी के अंदर बताया जा रहा है, ये सब सिर्फ अभी डिस्कशन स्टेज में है। उसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी और शी जिनपिंग रशिया जा सकते हैं। वापस मार्च में पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आएंगे इधर। आप सोचिए ब्रिक्स के अंदर 33 लीडर्स है, उसके अलावा भारत कितनी कंट्रीज को इनवाइट भेजने वाला है। अगर कम से कम 50 लीडर्स आ गए तो एक तरह से यूनाइटेड नेशंस इंडिया में ही बन जाएगा ना। आप सोचिए, तो हमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत ही नहीं है। हम अपना ही वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, हम अपना ही एक तरह से इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं, हम हमारा फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हम अपना डिजिटल यूपीआई को फेमस कर रहे हैं, हम हमारे स्पेस मिशन में भी हम एक तरह से वहां पे भी इसरो ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं और एक तरह से अभी हमारे चाइना के साथ भी हमारे संबंध इंप्रूव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल स्पेस में भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत का सेंट्रिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बनता जा रहा है। भारत डोमिनेटेड रहेगा। देखिए जो रशियन वाला रहता है ना, उसको यूरेशिया बोलते हैं। चाइना अपना खुद का बना रहा है, ठीक है। अमेरिका का ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसको ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। भारत अपना खुद का ग्लोबल ईस्ट वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है, जिसमें भारत अपनी कंट्रीज अपने साथ लेके चलेगा। और जिसको मालूम रहेगा कि किसके साथ फायदा रहेगा, कंट्रीज उसके साथ जुड़ेंगे। दिस इज द रियल गेम। बिल्कुल, गेम प्लान बदल रहा है और शायद यही चीजें डोनाल्ड ट्रंप भांप रहे हैं, अमेरिका भांप रहा है, इसीलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या करें? अभी फिर से स्टेटमेंट दिया है ना कि मैंने तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो जाए, लेकिन 5 घंटे में ही उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया भारत ने। देखिए भारत कितना डरा हुआ था, दोनों के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, मैंने रोक दिया। इन स्टेटमेंट्स का क्या करेंगे उमेश जी? क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को देखिए किस तरह से राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं। तू तड़ाक पर उतर आए प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हुए कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो 5 घंटे में ही करवा दिया। देखिए राहुल गांधी की बात को भी कोई भरोसा नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी ऐसा है कि उनके देश में उनके लोग उनकी बात को भरोसा नहीं करते। मैंने आपको वो जो फॉरेन पत्रकार की बात की है, उन्होंने भारत की गालियां यूज करके डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित किया है। तो आप समझ जाइए कि सब लोग डोनाल्ड ट्रंप से परेशान हो चुके हैं। जो यूएसए के एनएसए थे बोल्टन, उन्होंने बोला कि 3.5 साल आप कैसे भी इसको झेल लीजिए, 3.5 साल बाद हम आके इसको ठीक कर देंगे। नेक्स्ट दिन उनके घर पे रेड करवा दी काश पटेल ने। ऐसा हालत हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेटर होते जा रहे हैं और मोदी जी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी हो गई है कि ऐसा है कि यूक्रेन रशिया वॉर को भी मोदी वॉर बोला जा रहा है। तो मोदी जी हर जगह है। मोदी जी मतलब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जहन में है, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप उनको याद करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जितने टाइम तो जीसस को याद नहीं करता होगा, उतने दिन तो वो मोदी जी को याद कर रहा है। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फेस नहीं कर पाए, इसके लिए G7 समिट से भाग गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारत की जो बढ़ती जो सॉफ्ट पावर है, बढ़ती जो लोकप्रियता है मोदी जी की, उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप डर चुके हैं। और राहुल गांधी को तो कोई देखता भी नहीं है। और यहाँ तक लोग बता रहे हैं कि नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उमेश जी, पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं और उनको ये भी डर सताने लगा है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस नोबेल पीस प्राइज को वो पाना चाहते थे वो पीएम मोदी को ना मिल जाए।
जिस तरह से दुनिया भर के लीडर्स पीएम मोदी पर भरोसा जता रहे हैं, ये भरोसा ही डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ाए हुए है और इसीलिए उनको नींद में भी पीएम मोदी नजर आते हैं। सुबह उठते ही जब वो माइक देखते हैं अपने घर के बाहर, व्हाइट हाउस के बाहर, तो सबसे पहले मोदी का ही नाम लेते हैं, उनसे जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स ही देते हैं। तो पीएम मोदी का नाम ले लेकर वो भी अपने आप को पॉपुलर करने की फिराक में लगे हुए हैं। अब तो ऐसा समझ में आने लगा है। आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम।